स्टैटिक्स पार्ट 1 क्लास 11 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे जो पार्ट्स हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो दूसरे पार्ट्स में पढ़ा जाएगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई एक बॉडी है और उस पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ठीक बीचों बीच, तो ये बॉडी यहाँ तक सिर्फ ट्रांसलेट होगी और इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज सच अ पॉइंट दैट एनी फोर्स अप्लाइड थ्रू दैट पॉइंट प्रोड्यूसेस ओनली ट्रांसलेशन बट नो रोटेशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम वन डायमेंशन में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, एक इधर m1 और एक इधर m2 और बीचों बीच कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये स्टार्टिंग पोजीशन है O और ये x एक्सिस है। m1 का पोजीशन x1, m2 का पोजीशन x2। तो हम लोग यूं करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m1 और x1, m2 और x2, फिर इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद m1 और m2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एवरेज पोजीशन मिल जाएगा x का। एवरेज तो इसी तरह से निकाला जाता है कि जो वैल्यूज़ हैं उनके फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई किए जाएं और फिर जोड़ दिए जाएं और फिर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी मास और पोजीशन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। टू डायमेंशन में ठीक उसी तरह से मान लेते हैं एक पोजीशन है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तो इसका सेंटर ऑफ मास xcm ycm पर है। बिल्कुल पहले की तरह ही xcm और ycm निकालेंगे। फर्क यही है कि वहां पर x की जगह यहाँ पर y है, तो हम लोगों को xcm भी निकालना है, ycm भी निकालना है टू डायमेंशन के क्षेत्र में। रियल लाइफ में थ्री डायमेंशन होता है, तो थ्री डायमेंशन में हम लोगों को एक zcm भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस क्षेत्र में हम लोगों के पास zcm इज इक्वल टू m1z1 प्लस m2z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक उसी तरह से जैसे कि xcm और ycm निकाला गया था निकालना होगा। अगर हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखते हैं तो ये जो है m1 x1 प्लस m2 x2 यहीं तक ही नहीं, इसके बाद भी टर्म्स होंगे m3 x3 m4 x4 इस तरह से, और नीचे m1 m2 m3 m4 ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह से ycm भी निकाल सकते हैं, zcm भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x, y और z। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से xcm इज इक्वल टू सम ओवर या सिग्मा mi xi। i का i यहाँ पे रनिंग इंडेक्स है, इसका मतलब है i बढ़ते जाएगा। सबसे पहले m1 x1, फिर m2 x2, फिर m3 x3 और सबको जोड़ना होगा इसीलिए सामने ये समेशन साइन है, इसको सिग्मा कहते हैं, कैपिटल सिग्मा है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। ठीक उसी तरह से नीचे m1 m2 m3 सबको जोड़ना है इसीलिए सिग्मा mi। उसी तरह से xcm ycm और zcm तीनों निकालने पड़ेंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हम लोग वाकिफ हैं इससे पहले से ही, कि अगर एक स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसके जो डायगोनल्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ऑफ मास है। ठीक उसी तरह से अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, मीडियन मतलब एक कोण से लेकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक एक लाइन, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, मतलब किसी एक एंगल से उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ये जो लाइन है इसको मीडियन कहते हैं। ऐसे तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, वही सेंटर ऑफ मास है ट्राइंगल का। ठीक उसी तरह से एक सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंटर है और स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास स्फीयर का सेंटर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर जो है कैसे निकालेंगे, xcm ycm और zcm तो थोड़ी देर पहले देख लिए हम लोग किस तरह से निकालेंगे। फिर उसके साथ आई कैप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के साथ xcm के साथ आई कैप, ycm के साथ j कैप और zcm के साथ k कैप। अब हम लोग फॉर्मूलाज बिठा देते हैं। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा xcm की जगह सिग्मा mi xi बाय सिग्मा mi, उसी तरह से ycm के लिए और zcm के लिए। तीनों से हम लोग सिग्मा mi को कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा mi का मतलब हुआ टोटल मास डिवाइड करके कैपिटल M नीचे, और यहाँ पर सिग्मा mi कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से xi आई कैप
वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो बोल्ड में है आई कैप, आई जे और के, इसका मतलब ये वेक्टर्स हैं। और ये देखो आर भी बोल्ड में है, इसलिए वेक्टर्स हैं। जब टाइपिंग में हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऊपर वेक्टर साइन नहीं देते, जस्ट बोल्ड कर देते हैं। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू सी एम, एम इंटू आर सी एम, क्या आ जाएगा? m इंटू आर सी एम बराबर ये चीज सिग्मा एम आई इंटू ब्रैकेट में जो है वो किसी भी एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, आई नंबर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। ये आई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया एम आर सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई, मतलब एम आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री, इस तरह से चलता जाएगा। और जो कुछ भी कहा गया सब वेक्टर्स में है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब दोनों साइड में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग देखते हैं डी डी टी ऑफ ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। मास एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो m इंटू डी डी टी ऑफ आर सी एम, यहाँ भी सिग्मा एम आई को बाहर लेंगे, डी डी टी ऑफ आर आई, मतलब आई नंबर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से देखते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसीलिए ये हुआ वी सी एम, और इधर सिग्मा एम आई इंटू ये आई नंबर पार्टिकल का वेलोसिटी। इसका मतलब है टोटल नहीं, ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू, सेंटर ऑफ मास में मास कितना मानेंगे, टोटल मास को ही सेंटर ऑफ मास में मान लेंगे। सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू सारे इंडिविजुअल जितने मोमेंटम है सबको जोड़ देना है, m1 v1 m2 v2 m3 v3। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम को जोड़ने से सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के साथ बराबर आएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट, जो लास्ट में हमारा आया था इसके पहले स्लाइड में एम वी सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई वी आई, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो डिफरेंशिएट करके आया था, अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक उसी तरह से अब ये देखो मास बाहर आया, डी डी टी ऑफ वी सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई डी डी टी ऑफ वी आई, मतलब हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों जगह पर, सेंटर ऑफ मास के लिए और इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। इस तरह से m इंटू ए सी एम, ये है ए सी एम और ये है ए आई, मतलब आई नंबर पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हुआ इंडिविजुअल जो फोर्स है, टोटल जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जितना फोर्स है सबको ऐड कर देना है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे दो तरह के फोर्स होते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर पार्टिकल है, उस एक नंबर पार्टिकल पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर अलग अलग पार्टिकल्स भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्लस बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का फोर्सेस का एडिशन है ये। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, मतलब एक नंबर पार्टिकल पे 2 नंबर पार्टिकल जितना फोर्स दे रहा है ठीक उतना ही फोर्स 2 नंबर पे 1 नंबर दे रहा है, लेकिन विथ अपोजिट साइन। इसीलिए F12 और F21 दोनों के साथ इक्वल बट अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं सब जोड़े में मिलेंगे। जोड़े में मिलेंगे मतलब 1 नंबर और 2 नंबर तो 2 के साथ 1, वैसे ही 3 नंबर 4 नंबर तो 4 के साथ 3, मतलब सभी पार्टिकल्स जितने भी हैं उनके इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टोटल इंटरनल फोर्स एड अप टू 0। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटरनल फोर्स को 0 मान लिया, तो सिर्फ ब्रैकेट में एक्सटर्नल फोर्स रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास में जितना फोर्स है दैट इज इक्वल टू सम ओवर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जितना बाहर से है दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये वाला 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगा। इसका मतलब मास इंटू सेंटर ऑफ
मास इनटू सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता है, इसीलिए इसको जीरो होना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं दोगे तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और अगर वो किसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी एक दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में जाता रहेगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन्स स्टेशनरी। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये आदमी यहाँ पर है, और ये बोर्ड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। आदमी जैसे ही सामने की तरफ चलना शुरू करेगा, बोर्ड को लेकिन पीछे की तरफ जाना होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इंटरनल फोर्स से जब काम हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जहाँ था वहीं रहेगा। इसका मतलब अगर आदमी इधर से उधर जाएगा तो बोर्ड को इधर से उधर सरकना होगा। ठीक उसी तरह से एक प्रोजेक्टाइल है, सोचो यहाँ से एक बॉम्ब जा रहा है, गिरने वाला, एक्सप्लोड होने वाला तोप का गोला यहाँ पे फट गया मानो। एक टुकड़ा ऐसे जाएगा, एक टुकड़ा ऐसे जाएगा, लेकिन जो COM मतलब सेंटर ऑफ मास है उसका जो ट्रैजेक्टरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर बॉम्ब साबुत रहता तो जैसे जाता, सेंटर ऑफ मास भी उसी डायरेक्शन में उसी तरह से जाता रहेगा। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, इस जगह पे लटका हुआ है, यहाँ से फोर्स दिया कैपिटल F, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस है इस फोर्स जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से एक्सिस का, इसको कहते हैं R, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से, इसको कहते हैं D। तो द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ये से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी घूमना चाहेगा, जो घूमना चाहेगा तो इसको बोलते हैं रोटेशनल टेंडेंसी। द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स whose line of action does not intersect the axis of rotation is called मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इसको हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, G इज इक्वल टू R क्रॉस F, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, और हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। अब यहाँ पे देखो R साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो R साइन थीटा D के साथ बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स जिस लाइन में एक्ट कर रहा है उसको एक्सटेंड कीजिए, जहां से एक्सिस से वहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मोमेंट ऑफ अ फोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि जो डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा उसको फिर से बनाएं। बनाने के बाद इस ट्राइंगल का एरिया आप देखिए, ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AB और हाइट कितना है D। तो फिर हम लोगों को क्या मिला, ये डिस्टेंस का मतलब हुआ फोर्स और ये है D, हाफ इंटू F इंटू D मतलब हाफ इंटू G। मोमेंट ऑफ अ फोर्स हमने देखा था फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए हाफ इंटू G, यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है मोमेंट ऑफ अ फोर्स को, हम लोग कह सकते हैं कि G डबल है इस ट्राइंगल के एरिया के, और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, तो ऐसे कहेंगे कि इट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स is geometrically twice, two times the area of a triangle। कौन सा ट्राइंगल, made by the end points of the vector, वेक्टर का दोनों एंड पॉइंट्स एंड द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज टेकन, और जिस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है उस पॉइंट का लेना है और फोर्स के दोनों एंड पॉइंट्स को लेना है। तो फिर हम लोगों को ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ मोमेंट ऑफ अ फोर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन ऑफ अ कार नॉट टॉपलिंग ओवर ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एक कार है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, ये उलट नहीं जाएगी, बहुत जोर से देख अगर ये घूमेगी तो जानते हो आप ये उलट जाएगी। क्यों उलट जाएगी, देखते हैं क्या क्या फोर्सेस हैं। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं ये A और B पॉइंट पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स को दे रहे हैं जो घुमाने के लिए जरूरी है, जो आपने रोटेशनल मोशन लेसन में पढ़ा था। ये A से लेकर B ये डिस्टेंस है 2D, मतलब ये आधा आधा डिस्टेंस छोटा हाथ का D है, और G से लेकर D ये दूरी है H। तो हम लोग देखते हैं टोटल फ्रिक्शन जो है F1 और F2 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स।
और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर ये R1 और ये R2, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ज़रूर वेट के साथ बराबर होगा। ये जो रिएक्शन फोर्सेस है दोनों पहियों से मिल रहा है वो वेट के साथ बराबर है। अब यहाँ पे कार अगर टॉपल नहीं करेगा, अगर टोटल जितने भी मोमेंट्स ऑफ अ फोर्स है, जो रोटेशनल टेंडेंसी है वो जीरो है अबाउट जी, तो जी पे क्या क्या होना चाहिए, देखो फोर्सेस क्या क्या काम कर रहे हैं पहले देख लेते हैं। चार फोर्सेस हैं, R1 R2 F1 F2। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में। R2 को देखो, R2 इंटू बी डी, मतलब ये अगर पहिया ऊपर की तरफ जाएगा तो लाइन ऑफ फोर्स है ये, और एक्सिस या पॉइंट ऑफ रोटेशन अबाउट जी, जी से पकड़ना है ना, तो यहाँ से सीधा लाइन खींचिए और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो गया, ये डी बी के साथ बराबर है। तो R2 इंटू डी बी सबसे पहला टर्म। ठीक उसी तरह से R1 इंटू ये सीधा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया AD। तो R1 इंटू ए डी, ये माइनस साइन के साथ है, क्यों, क्योंकि ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और यहाँ से घुमाएगा तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक उसी तरह से F1 इंटू डी जी, F1 ये फोर्स जो है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये, और यहाँ से G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस GD। उसी तरह से F2 का भी यहाँ से GD, ये दोनों ही क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ R1 नेगेटिव है। अब वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, जो डिस्टेंसेस मैंने कहा D और H, और बिठाने के बाद सॉल्व करने पर हम लोगों को मिल जाएगा R1 माइनस R2 का एक वैल्यू जो यहाँ से दिख रहा है। क्यों, F1 प्लस F2 को हमने यहाँ से बिठाया mv स्क्वायर बाई r, और बाकी जो है इसको जस्ट यहाँ से पुटअप किए हैं। फिर इस हरे वाले इक्वेशन को और इस हरे वाले इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे R1 और R2 के लिए। R1 और R2 के दो वैल्यूज हम लोग को मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम लोग को देखना है R1 क्या जीरो हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि बीच में कहीं माइनस नहीं है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। R2 जीरो हो सकता है, जब R2 जीरो हो जाएगा मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है, तब ये गाड़ी क्या हो जाएगा, इस तरफ उल्टा तरफ से उलट जाएगा, टॉपल हो जाएगा। तब उस क्षेत्र में G का कितना मान हो जाएगा, देखो जब R2 जीरो होगा तो मतलब इस पार्ट को जीरो होना होगा, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको जीरो होना होगा, मतलब G और v स्क्वायर h बाई आर डी को सेम होना होगा। जिस वेलोसिटी पे ऐसा होगा उसको v0 नाम दे दिया गया। आप इसको पॉज करके फिर से एक बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको v0 का वैल्यू मिल जाएगा। v0 का वैल्यू कितना है, रूट ओवर, इन इस इक्वेशन से रूट ओवर आर डी एच बाई आर डी जी बाई एच। इसका मतलब हुआ ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी टर्न लेगी तो गाड़ी उलट जाएगी। अब इसको एक और तुलना कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार कैन टर्न विदाउट स्किडिंग। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन लेसन में, ये रोटेशनल मोशन लेसन में म्यू आर जी होता है, अगर कार को ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे घूमना है, स्किड नहीं करना है, तो ये है। इन दोनों से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग को क्या मिलता है, कंपेयर करने को मिलता है कि वी मैक्स वी जीरो से बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा कब, जब म्यू डी बाई एच से बड़ा होगा। क्योंकि देखो यहाँ आर, यहाँ भी आर, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे म्यू की जगह यहाँ पे डी बाई एच है। अगर दोनों बराबर हैं तो वी मैक्स और वी जीरो बराबर है, वरना इन दोनों में से जो बड़ा है, म्यू बड़ा है तो वी मैक्स बड़ा है, म्यू छोटा है तो वी मैक्स छोटा है, बिल्कुल इसी तरह से। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।